वो व्यक्तित्व जिसका जीवन प्रारंभ ही हुआ गांधीवाद से, उसने पढ़ाई लिखाई के बाद अपना सर्वस्व निछावर भारत की जंग आजादी में लगा दिया। क्या लोहिया इस प्रकार के समाजवादी थे जो आज के समाजवादी नजर आते हैं, या उनका समाजवाद वर्तमान के समाजवाद से अलग था? आज भी जातिगत भेदभाव समाज में बहुत हद तक आधुनिकता तो आई है, लेकिन मानसिक चेतना का विकास अभी भी करना शेष रह गया है। स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑप्शनल के पेपर को समाप्त करके यूपी स्पेशल से रिलेटेड 2 प्रश्न पत्र मेंस के अलग से बना दिए हैं, जिसमें जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 है। उस जीएस पेपर 5 के सेक्शन 4 में जब आप जाएंगे तो उसमें एक वाक्य मिलेगा, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। तो क्या ये व्यक्तित्व सिर्फ सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होंगे, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होंगे, क्या सिर्फ राजनीतिक व्यक्तित्व को पढ़ना है, या फिर साहित्यिक व्यक्तित्व पे भी नजर डालनी है? तो अक्सर जब कोई वाक्य शामिल होता है सिलेबस में, चाहे वो यूपीएससी हो या लोक सेवा आयोग स्टेट लेवल पे हो, तो उस शब्दावली के, उस वाक्य के कई सारे अर्थ होते हैं। अब जैसे जीएस पेपर 4 में दिया है भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, इतना ही है, तो हम इससे क्या समझेंगे? सिर्फ एक स्थिति समझेंगे। घरेलू स्थिति क्या है? नहीं, हम उनकी राजनीतिक स्थिति को समझेंगे, हम उनकी सांस्कृतिक स्थिति को समझेंगे, हम उनके अर्थव्यवस्था में योगदान को समझेंगे, हम उनके विश्व में स्थान को समझेंगे और फिर भारतीय समाज से उसकी तुलना करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन भी हमारे लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश के विख्यात व्यक्तित्व पे नजर डालेंगे, जिसमें आज ये जो वीडियो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस व्यक्तित्व को लेने जा रहे हैं, उस व्यक्तित्व का कहना था कि मेरी जिंदगी पर 2 लोगों का प्रभाव रहा है। पहला गांधी, दूसरा कार्ल मार्क्स और आधा पंडित नेहरू का। उस व्यक्तित्व का यह भी कहना था कि जब संसद हमारी आवाज ना सुने तो हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा। उस व्यक्तित्व का लोकतंत्र को बचाने में और तानाशाही रवैये वाली सरकारों के लिए कहना था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। वो व्यक्तित्व कोई और नहीं है, वो व्यक्तित्व राम मनोहर लोहिया समाजवादी चरित्र का व्यक्तित्व है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस एपिसोड में हम जीएस पेपर 5 जो लॉन्च किया है यूपी पीसीएस आयोग ने, उसके सेक्शन 4 को डील करेंगे। हमेशा आपको ये वीडियो मिलेगी मेरे थ्रू। मेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बाय आकार आईएएस। आकार आईएएस लगातार मेंस एग्जामिनेशन में उत्कृष्ट सफलता इंटरव्यू तक लोगों को पहुंचा रहा है, और आप भी आकार आईएएस से जुड़ करके इतना महसूस जरूर करेंगे कि यहाँ का इंफ्रा, यहाँ की फैकल्टीज, यहाँ के अलग अलग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की जो ओरिएंटेशन है वो बहुत अलग मिलने वाली है। यहाँ एक एक स्टूडेंट के डाउट सेशन को इस तरह क्लियर किया जाता है कि हम सबके अंदर वो क्षमता देखते हैं कि वो कल इस भारत की सेवा करने वाला एक बेहतरीन अफसर बन सके। तो आइए आज के इस सेशन में 1 वीडियो 1 पर्सन और एपिसोड फर्स्ट है ये, और न्यू टॉपिक विथ न्यू वे, एक नए स्टाइल में हम प्रारंभ करेंगे। और मैंने बताया मेरा नाम रहबर नवाज है, नवाज सर के नाम से भी जान सकते हैं। ये हमारी थोड़ी छोटी मोटी तस्वीर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम मनोहर लोहिया जो कहते हैं
मुझ पर केवल 2.5 आदमियों का प्रभाव रहा है, एक मार्क्स, दूसरे गांधी का और आधा जवाहरलाल नेहरू का। इनका जन्म 23 मार्च 1910 फैजाबाद यानी वर्तमान अयोध्या में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 में 57 वर्ष की अवस्था में दिल्ली में हुआ। माता का नाम चंदा देवी और पिता का नाम हीरालाल था। आरंभिक जीवन एवं शिक्षा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद और आधुनिक अयोध्या में हुआ था। उनके पिताजी हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर लोहिया को अवश्य अपने साथ ले जाते और यही कारण है कि राम मनोहर लोहिया की जिंदगी पर गांधी और गांधीवाद का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। वहीं इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार यह शामिल हुए और बनारस से इंटरमीडिएट किया। कोलकाता से स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लंदन के स्थान पर बर्लिन का चुनाव किया था। बर्लिन में जाकर के पढ़ना उन्होंने उचित समझा। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि केवल 2 वर्षों में ही प्राप्त कर ली थी। जर्मनी में 4 साल व्यतीत करके डॉक्टर लोहिया स्वदेश वापस लौट आए और किसी सुविधापूर्ण जीवन के स्थान पर महात्मा गांधी से प्रभावित यह व्यक्तित्व जो अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट है, जिसने 2 वर्षों में डॉक्टरेट की उपाधि धारण कर ली और बड़े बड़े उस वक्त के प्रकांड विद्वान चकित रह गए कि इतनी जल्दी से तो डॉक्टरेट की उपाधि नहीं प्राप्त की जा सकती। वो व्यक्तित्व जिसका जीवन प्रारंभ ही हुआ गांधीवाद से, उसने पढ़ाई लिखाई के बाद अपना सर्वस्व निछावर भारत की जंगे आजादी में लगा दिया। लोहिया का समाजवाद, प्रमुख रूप से लोहिया को उनके समाजवाद से पहचाना जाता है। क्या था इनका समाजवाद? इनके समाजवाद में क्या एक व्यक्ति विशेष की बात थी, एक जाति विशेष की बात थी, या सर्वज्ञ जातियों के उत्थान और कल्याण की बात थी? क्या लोहिया इस प्रकार के समाजवादी थे जो आज के समाजवादी नजर आते हैं, या उनका समाजवाद वर्तमान के समाजवाद से अलग था? प्रश्न यह भी उठ सकता है, क्या लोहिया का समाजवाद आज के समाजवादियों में प्रतिलक्षित होता है? विश्लेषण कीजिए। या फिर वर्तमान समाजवादियों को लोहिया के समाजवाद से क्या सीखना चाहिए, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो आइए जानते हैं लोहिया का समाजवाद क्या था। डॉक्टर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। वो मानव की स्थापना पे विश्वास करते थे, किसी एक जाति और धर्म की स्थापना पे विश्वास नहीं करते थे। वह समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वह अपने कार्यक्षेत्र को जन मंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। वह चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद, कोई दुराव और कोई दीवार न रहे, सब जन समान हो और सब जन का मंगल हो। यानी वो न सिर्फ समाजवादी थे बल्कि समाजवाद को लेके उनके अंदर समानुभूति भी थी और सहानुभूति भी थी। सहानुभूति किसी को देख करके पीड़ा उपजे, ये सहानुभूति है, और समानुभूति पीड़ा के साथ साथ आप उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके लिए कुछ कार्य करें और उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएं, ये समानुभूति है। तो लोहिया के समाजवाद में सिर्फ सहानुभूति नहीं है, लोहिया के समाजवाद में समानुभूति है। वो समानुभूति के साथ समाजवाद के पक्षधर हैं और मानव कल्याण के लिए अपने आप को खपाना चाहते हैं। उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था
वो एक नागरिकता की बात नहीं देखते हैं। वर्तमान में अगर यही प्रश्न उठ जाए कि वैश्विक रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो लोहिया के विचारों से कैसे जुड़ी हुई हैं, तो हम प्रश्न का जवाब देंगे कि लोहिया का विश्वास था विश्व नागरिकता पे। बताइए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विश्व नागरिकता पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्वास्थ्य लेवल पे WHO विश्व स्वास्थ्य पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? UNO काम कर रहा है ना, व्यक्तित्व के विकास पे, नागरिकता के विकास पे। कहीं भी लोकतंत्र का हनन हो, मानवाधिकारों का हनन हो, यूनाइटेड नेशन की प्रतिक्रिया मिलती है कि नहीं मिलती है आपको? और ये क्या प्रतिक्रिया पहले देंगे? भारत का वेद और पुराण ही सर्वप्रथम कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व ही हमारे लिए गांव है और पूरा विश्व हमारे लिए समान है। भारत ने आज तक कोई कार्य किया है तो किसी एक व्यक्तित्व, एक देश और अपने देश के लिए नहीं किया है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के विकास के साथ अपना विकास देखा है। इसीलिए भारत का नारा है सबका साथ सबका विकास। ये समाजवाद जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया लोहिया के साथ? तो उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वह मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। जनता को वह जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। इसीलिए लोहिया ने कहा, जिंदा कौमें जो दिल से जिंदा हो वो तानाशाही को, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन करने वालों और उल्लंघन करने वालों को सत्ता पे बहुत देर तक काबिज नहीं रहने देती। और उनका वक्तव्य उनकी मूर्ति के नीचे छपा हुआ अक्सर मिलेगा आपको कि जिंदा कौमें 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती। पूंजीवाद, पूंजीवाद पे क्या अवधारणा थी? ये पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद वो है जहां पे क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, कौन उत्पादन करेगा, इसकी सप्लाई कैसे होगी, ये निर्धारण सरकार ना करके अलग अलग सेक्टर के लोग करते हैं। सरकारें सिर्फ समर्थन देती हैं इस पूंजीवादी अवधारणाओं में और वो उनसे टैक्स वसूलने पे ध्यान देती हैं, वो सामाजिक कल्याण पे ध्यान नहीं देती हैं। इसी वजह से पूंजीवाद के धूर्त विरोधी देखने को मिलते हैं। कौन? राम मनोहर लोहिया। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना करते हुए कहा था कि पूंजीवाद कम्युनिज्म की तरह ही जुआ, अपव्यय और बुराई है और 2/3 विश्व में पूंजीवाद पूंजी का निर्माण नहीं कर सकता। वह केवल खरीद फरोख्त ही कर सकता है जो हमारी स्थितियों में महज मुनाफाखोरी और कालाबाजारी है। बताइए, पूंजीवाद की अवधारणा आज भी पूरे विश्व में देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आज भी विश्व का लगभग 40% आबादी गरीबी के चंगुल में फंसी हुई है कि नहीं फंसी हुई है? आज भी जनसंख्या का तीव्र विकास तो हो रहा है लेकिन सामाजिक कल्याण का तीव्र विकास नहीं हो रहा है। आज भी यूनाइटेड नेशन हो या अलग अलग वैश्विक ऑर्गेनाइजेशंस हो, गरीबी का मुद्दा छूटा नहीं है। आज विश्व 21वीं सदी में है लेकिन SDG इंडेक्स के पहले ही अध्याय में, SDG फर्स्ट में, गरीबी को समाप्त करने के लिए 2030 की संकल्पना पे बात की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि आज भी पूंजीवाद मानक नहीं हो सकता है किसी भी देश के सर्वस्व कल्याण के लिए। आज भी कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश विवश हैं। तो पूंजीवाद के धूर्त विरोधी रहे हैं राम मनोहर लोहिया, क्योंकि वो जानते थे पूंजीवाद से काला बाजारी उत्पन्न हो सकती है और ये कभी सामाजिक कल्याण की अवधारणा से संगत नहीं हो सकता। डॉक्टर लोहिया ने यह भी कहा कि मुझे फोर्ड और स्टालिन में कोई अंतर नहीं नजर आता। दोनों बड़े पैमाने पर उत्पादन, बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी और केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। वर्तमान में भी अगर आप देखें तो लोहिया का यह विचार बड़ा प्रासंगिक लगता है। आज भी हम प्रौद्योगिकी पर अधिक बल दे रहे हैं, मानव की चेतना और उसमें सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। हम गिग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम ज्यादातर मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन भूलिएगा मत, जिस गांधी का इस राम मनोहर लोहिया पे प्रभाव रहा है, उस गांधी ने भी एक बात कही थी कि कभी भी मशीनें
मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती। मनुष्य की प्रासंगिकता हर एक फील्ड में, हर एक समय में बनी रहेगी। और यही अवधारणा राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की भी है और उनकी आर्थिक चेतना का भी है। राम मनोहर लोहिया केंद्रीकरण में विश्वास नहीं करने वाले थे, जिसका अर्थ यह है कि दोनों एक ही सभ्यता के पुजारी हैं। दोनों यानी फोर्ड और स्टालिन जो साम्यवाद और पूंजीवाद के समर्थक हैं, इन दोनों को उसने कहा है कि ये दोनों एक ही तरह के पुजारी हैं, अलग अलग नहीं हैं। ठीक है। लोहिया ने गरीबी और युद्ध को पूंजीवाद की दो संतानें कहा। अब इस वाक्य को ही अगर प्रश्न बनाना हो, ध्यान से सुनिएगा, लोहिया ने कहा है कि गरीबी और युद्ध को पूंजीवाद की दो संतानें हैं, तो वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कमजोर दिखाना, हिंसा पे हिंसा करना, क्या है ये पूंजीवाद? क्या है? गरीबी भी उत्पन्न करेगा और युद्ध भी उत्पन्न करेगा। प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ इनकी ये संकल्पना? जातिवाद, समाज में जातिवाद एक गहरा प्रभाव रखता है। आज भी भारत की राजनीति में हमारे प्रमुख मीडिया चैनल इस पे बात नहीं करते हैं कि भारत के में किसी राज्य में क्या जनसंख्या है, किसको कितनी वोट मिलनी चाहिए, हर एक नागरिक इतना सशक्त है कि वो अपनी संस्कृति, सभ्यता, मानसिक चेतना और अपने आर्थिक विकास और देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को, शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य को देखते हुए वोट करेगा और जिसको वोट करेगा वो जीतेगा। वो कहता है इस कॉलोनी में, इस शहर में, इस जिले में इस जात का प्रभाव ज्यादा है, इस जात के लोग ज्यादा हैं, तो इस जाति को टिकट मिला अगर तो ये पार्टी को फायदा होगा। जातिगत भेदभाव आज भी बने हुए हैं। आज भी नौकरियां मिल जाने के बाद भी जातिगत भेदभाव को कई प्रश्न चिन्हों में देखा जा सकता है। आज भी जातिगत भेदभाव समाज में बहुत हद तक, आधुनिकता तो आई है लेकिन मानसिक चेतना का विकास अभी भी करना शेष रह गया है। भारत के जो विकास की गाथा लिखने के लिए 1947 से जो क्रांति चली, वो 2047 तक जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो हमें और आपको लोहिया का सपना सर्च करना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सर्च करना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना सर्च करना है, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना सर्च करना है, कलाम का सपना सर्च करना है कि हम 1947 से लेकर के 2047 तक जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये अपने आप में एक अलग अवधारणा है, ये अपने आप में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचायक है। हम उसकी स्थापना करेंगे, हम समाजवाद की तरफ और आगे बढ़ेंगे, हम प्रत्येक व्यक्ति की उपासना और उसकी संस्कृति, सभ्यता को पोषित करते रहेंगे और उसे स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, हम प्रत्येक भारतीयों को बेहतर अवसर प्रोवाइड कराएंगे। तब जाकर के लोहिया का समाजवाद, लोहिया का सामाजिक स्ट्रक्चर, उनका स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया वक्तव्य और उनके योगदान सफल हो पाएंगे। तो क्या था जातिगत भेदभाव पे इनकी थिंकिंग क्या थी? जातिवाद पर इनका विचार समाजवाद गरीबी के समान बंटवारे का नाम नहीं है, बल्कि समृद्धि के अधिकाधिक वितरण का नाम है। बिना समता के समृद्धि असंभव है। यानी अगर समृद्धि है और समान बंटवारा नहीं है तो फिर समृद्धि का है कि वो तो कुछ लोगों का विकास है। विकास तभी विकास बेहतर कहला सकता है जब वो आर्थिक विकास हो और आर्थिक विकास के साथ साथ सतत विकास हो और सतत विकास के साथ साथ समग्र विकास हो। यानी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को भी केंद्र सरकार से कोई योजना चले तो उसको भी आसानी से लाभ सुलभ हो सके। बिना समृद्धि के समता व्यर्थ है। डॉक्टर लोहिया का स्पष्ट मानना था कि आर्थिक बराबरी होने पर जातिगत व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी और सामाजिक बराबरी स्थापित हो जाएगी। यानी लोहिया मानते हैं कि अगर आर्थिक समता उत्पन्न की गई तो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक नागरिक के पास अपने आप समान अधिकार उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए वो सामाजिक समानता से
परे सामाजिक समानता को भी अगर महत्व देते हैं तो उससे ज्यादा महत्व आर्थिक समता को देते हैं, क्योंकि आर्थिक समता सामाजिक समता को स्थापित करने का प्रारंभिक मानक है। उन्होंने सुझाव दिया कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए सामाजिक समता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई द्वेष के वातावरण में नहीं, विश्वास के वातावरण में होना चाहिए। यानी वो जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, धार्मिक उन्माद को खत्म करने के लिए सामाजिक विश्वास और एकता की बात कर रहे हैं। और ये तभी सफल हो पाएगा जब हर एक समाज का व्यक्ति, हर एक धर्म का व्यक्ति निकल करके कहेगा मेरा धर्म मेरे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की एकता अखंडता की बात आए तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी, बौद्ध, सिख, हर प्रकार के लोग एक हो जाएं जब भारत की बात आए। सरहद पे मरने भारतवासी जाता है, हां ये है संस्कार हमारे भारत में। जब वहां पे कोई सैनिक मरता है तो हम नहीं कहते यादव वाला सैनिक मरा है, मुस्लिम सैनिक था मर गया, ब्राह्मण सैनिक था मर गया, देश के लिए शहीद हो गया। हम इस दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि इस मातृभूमि का वीर सपूत देश को बचाते बचाते शहीद हुआ है। तो जो समता, समानता, धार्मिक चेतना, जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, कुंठा हमें देश के भीतर नजर आती है, वो सीमाओं पे नजर नहीं आती। सीमाओं पे शालीनता नजर आती है, एकता नजर आती है, एक देश, एक विधान नजर आता है, एक संस्कृति नजर आती है, मातृभूमि की सेवा और कुछ नहीं। उन्होंने जाति व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि जाति प्रणाली परिवर्तन के खिलाफ स्थिरता की जबरदस्त शक्ति है। यह शक्ति वर्तमान शुद्धता, झूठ को स्थिरता प्रदान करती है। लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज 21वीं सदी में भारत की राजनीति जाति व्यवस्था पर केंद्रित है। अभी जिसका वर्णन किया, जहां वो मान रहे हैं कि जातिगत भेदभाव बिल्कुल खराब है, जाति प्रणाली परिवर्तन के खिलाफ स्थिरता की जबरदस्त शक्ति है। यानी अगर हम देश में आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास लाना चाहते हैं, तो ये जातिगत भेदभाव की जमीन पे नहीं हो सकता। हमें सभी प्रकार के जात, धर्म, वर्ग को साथ लेके चलना होगा, तभी हम दिल से कह पाएंगे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तभी ये चेतना भी आधुनिक काल में समाजवाद का ये सबसे बड़ा नारा हो जाएगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सबसे बड़ा नारा होगा। स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान रहा? 1933 में मद्रास पहुंचने पर लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर देश को आजाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए। इसमें उन्होंने विधिवत रूप से समाजवादी आंदोलन की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की। 1935 में उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित नेहरू ने लोहिया को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। बाद में अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जब ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संघर्ष के नए शिखरों को छुआ। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया हजारीबाग जेल से फरार हुए, जहां उनको कैद किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, और उसके बाद नेपाल की तरफ भागते हुए भूमिगत रहते हुए आंदोलन छेड़ा। रेडियो स्टेशन पे इन लोगों के वक्तव्य आते थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 1946 में उनकी रिहाई हुई। फिर उसके बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1946-47 के वर्ष लोहिया की जिंदगी के अत्यंत निर्णायक वर्ष रहे हैं। आजादी के समय उनके और पंडित जवाहरलाल नेहरू में कई बातों को लेकर के मतभेद भी उत्पन्न हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते शायद अलग हो गए। बाद के दिनों में 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया का 57 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में देहावसान हो गया। वर्तमान में इनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है?
तो डॉक्टर लोहिया अक्सर चिंतित रहा करते थे कि आजादी के उपरांत भारतीय समाज का स्वरूप क्या होगा। आज भी ये चिंता बनी हुई है। आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हम जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं? हम धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं? आज कोई भी चैनल खोल करके अगर हम देखें तो अलग अलग टॉपिक इकट्ठे किए जा रहे हैं कि जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव कैसे खत्म किए जाएं। इसलिए हम ये भी देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी लगातार भारत का रैंकिंग गिरते चला जा रहा है। हमें इन सब पे काम करना है। हमें भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखना है। हमें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करना है। यहाँ के प्रत्येक पंथ और संप्रदाय को यह मान लेना है कि भारत की भूमि ही उनकी भूमि है और उसका विकास उनका विकास है। यही हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और तभी हम विकसित कहला पाएंगे, क्योंकि सिर्फ आर्थिक विकास किसी व्यक्ति के विकास का मानक नहीं हो सकता जबकि उसका मानसिक विकास संतुलित न हो आर्थिक विकास के साथ। उन्हें आशंका थी कि सामाजिक राजनीतिक ढांचे में समाज के वंचित, दलित और पिछड़े तबके को समुचित भागीदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनकी उत्कट आकांक्षा हाशिए पर खड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। अंत्योदय महात्मा गांधी का टोटका जब जगजीवन राम उनसे मिलने के लिए गए कि बापू आज संविधान सभा की पहली बैठक है और हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि आप संविधान सभा में नहीं बैठेंगे तो हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं बापू। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं आज तुमको एक तावीज, एक टोटका दूंगा जो तुमको बेहतर संविधान बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो जगजीवन राम ने कहा, बापू आप भी तावीज और टोना टोटका में विश्वास करते हैं? कहा गांधी ने कहा, हाँ इस टोटके पे मुझे बहुत विश्वास है। एक चिट्ठी दी और उसको बोल करके सुनाया भी। चिट्ठी में लिखा था और गांधी ने कहा कि जब कभी तुम संविधान सभा में बोलने के लिए खड़े होना तो उससे पहले अपनी आंखें मूंद करके कहना, अपने आप से अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूछना कि मैं जो करने जा रहा हूं, मैं जो बोलने जा रहा हूं, उससे क्या भारत के सामाजिक पायदान में, अंतिम पायदान पे बैठे हुए उस पेट खाली और दिमाग खाली से भरे गरीब किसान व्यक्तित्व, बुधई, रामदीन, खिलावन, इनको सच में स्वतंत्रता प्राप्त होगी? जिनका पेट भी खाली है और दिमाग भी, क्या उन्हें स्वराज मिलेगा? क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं इससे समाज के लोहिया की बात कि उनकी उत्कट आकांक्षा हाशिए पर खड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था, क्या वो मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे? क्या मैं वो जो बोलने के लिए खड़ा हो रहा हूं उससे देश की एकता, अखंडता बनी रहेगी? और उसके बाद फिर तुम बोलना, देखना तुम्हारी सारी शंका मिट जाएगी और तुम सब मिलके एक बेहतर संविधान बना लोगे। तो गांधी का टोटका लोहिया के समाजवाद से मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोहिया ने नाइंसाफी और गैर बराबरी खत्म करने के लिए देश के समक्ष सप्त क्रांति का दर्शन प्रस्तुत किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लोहिया की सप्त क्रांति किस प्रकार से सामाजिक चेतना से संबंधित थी, या लोहिया के समाजवाद में सप्त क्रांति का क्या अर्थ है? चर्चा कीजिए, क्या है उसमें? सप्त क्रांति क्या है? नर नारी की समानता, यानी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, रंग भेद पर आधारित विषमता की समाप्ति, यानी आर्टिकल 15 संविधान का, मूल, वंश, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म तथा जाति पर आधारित समानता का अंत, आर्टिकल 15 जिसकी बात की मैंने। विदेशी जुल्म का खात्मा, यानी भारत क्या हो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रूफ हो रहा है।
विश्व सरकार का निर्माण, यानी एक ऐसी सरकार हो जो विश्व सरकार कहलाए। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, वर्ल्ड बैंक बनाया गया, फिर अलग अलग वैश्विक संस्थाएं बनाई गई। भारत भी वर्तमान में कई वैश्विक संस्थाओं को बनाने में योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, आपदा नियंत्रण, इन सब पे भारत ने एक अलग आयोग बनाया है विश्व का। भारत ने पर्यावरण और योग से जुड़ाव करने के लिए 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनवा दिया। ये भारत की चेतना का विकास है। निजी संपत्ति से जुड़ी आर्थिक असमता का नाश, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, भारत के लगातार संपत्ति का वितरण असमान होता जा रहा है। 1% लोगों के पास 40% से अधिक भारत की संपत्ति है। अलग अलग हर साल वैश्विक असमानता रिपोर्ट आप देख रहे हैं, उसी में ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें भारत की असमान आर्थिक संरचना की बात की गई है। संभव बराबरी की प्राप्ति, यानी सबको बराबरी का अधिकार मिले, हथियारों के इस्तेमाल पर रोक तथा सिविल नाफरमानी के सिद्धांत की प्रतिष्ठापना तथा निजी स्वतंत्रताओं पर होने वाले अतिक्रमण का मुकाबला, यानी अभिव्यक्ति और वाक्य की स्वतंत्रता। वाक्य जो वर्तमान में भी, आप बोलिए कुछ, वीजा तैयार है, पासपोर्ट तैयार है, निकलिए आप दूसरी जगह। तो अगर लोहिया पे आप श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत आजादी पर काम करिए। अगर लोहिया पे आप समर्पण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम समाजवाद की उस अवधारणा पे काम करिए जहां कोई धर्म और जाति देख करके काम ना होता हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति वैश्विक नागरिक की तरह से हो, एक व्यक्ति हो, एक धर्म हो, एक जाति हो। ये किसने कहा था? ये नारायण गुरु ने कहा था। उनके सहयप्पन ने क्या कहा था? सहयप्पन ने कहा, दक्षिण के ये दोनों गुरु हैं, जहां नारायण गुरु कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक धर्म, एक ग्रंथ, एक भगवान, वहीं उनके शागिर्द, उनके चेले कहते हैं, जो सहयप्पन हैं दक्षिण भारत के, वो कहते हैं मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। लेकिन मैंने जब इसका विश्लेषण किया तो मैंने कहा कि सभी धर्म मेरे हैं और मेरा धर्म स्वैच्छिक है। और यही चेतना का विकास अगर प्रत्येक मनुष्य के अंदर हो जाए कि उसका धर्म अपना धर्म है, ठीक है, उसको फॉलो करे, लेकिन दूसरे के धर्म का भी पूर्ण सम्मान हो, दूसरे की स्थिति पे भी सहानुभूति हो और समानुभूति हो, तब लोहिया को आप सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे। साथ ही भारत के वर्तमान संकट से उबरने का मूल मंत्र भी है इनकी सप्त क्रांति। ये सप्त क्रांति में जितनी बातें आई हैं, आज भी भारत में ये एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लोहिया स्त्री पुरुष की बराबरी, समानता के प्रबल हिमायती थे। वे अक्सर स्त्रियों का पुरुष पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देकर ही एक स्वस्थ और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण किया जा सकता है। यानी लोहिया के समाजवाद में पुरुष और महिला समानता प्रधान रूप से है। बिना इनको एस्टैब्लिश किए दूसरे रूपों में समाजवाद को एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। पहले पुरुष और महिला में समानता का बोध उत्पन्न किया जाए। ये ना हो कि महिला अगर काम कर रही हो तो उसको 10,000 मिले और पुरुष अगर वही काम कर रहा हो तो उसको 15,000 मिले। ये आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। ये लोहिया का समाजवाद है। स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, सामाजिक भेदभाव के लिए वे सिर्फ सरकारों को ही जिम्मेदार ठहराते थे, क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी है देश में आर्थिक समानता लाना, सामाजिक समानता लाना, धार्मिक समानता ले आना, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक भेदभाव को खत्म करना। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारों ने अहद किया है, भारत के संविधान की कसमें खाई हैं कि हम भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, हम शुद्ध अंतःकरण से इस संविधान का पालन करेंगे। और उसी संविधान में बात है प्रत्येक धर्म के समानता की, उसी संविधान में बात है प्रत्येक व्यक्ति को
अवसर की समानता देने की, उसी संविधान में समाजवाद की बात है, उसी संविधान में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने की बात है। लोहिया से जुड़ी हुई बातें हैं कि नहीं है? समझ गए? फिर उन्होंने जनता का आह्वान करते हुए कहा था कि देशी शासन को निरंतर जागरूक और चौकस बनाना है। यानी हे जनता जागो, हे कलयुग के राम उठो, आपको जागना पड़ेगा। नागरिक हो तो नागरिकता का सबूत दीजिए कि आप एक जागरूक नागरिक हैं। जागो ग्राहक जागो, सुना है? पहले उपभोक्ता मंत्रालय इसका बड़ा प्रचार करती थी टीवियों पे, तो आज आकार आईएएस कहता है कि जागो नागरिक जागो। लोहिया की ओर से बोल रहा हूं, जागो नागरिक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। अपनी ही सरकारों से अपने अधिकार को अगर मांगना पड़े तो आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका अधिकार संविधान ने दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया है। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने राजनीतिक अधिकारों को समझे और जहां कहीं भी उस पर चोट होती हो या हमले होते हो, उनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। ऐसा नहीं है अरे वो तो यादव समाज लड़ रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ने दो, अरे वो पहलवान लड़ रहे हैं लड़ने दो, अरे वो किसान का आंदोलन है, हमारा थोड़ी, हम तो सर्विस वाले हैं। तो याद रखिएगा, नवाज देवबंदी ने एक बात कही थी, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक विश्व में अगर एक जगह कोई कांड हो रहा है तो आप ये ना समझें कि सिर्फ वहां से संबंधित है। वहां की आबो हवा आपके देश तक भी पहुंच सकती है, वो संकट आपके देश में भी उत्पन्न हो सकता है। इसको कहते हैं आपदा पूर्व नियंत्रण, आपदा पूर्व डिजास्टर मैनेजमेंट। आप जीएस पेपर 3 में पढ़ेंगे, ये आपदा पूर्व तैयारी है, आपको समझ लेना होगा। उदाहरण दूं, उदाहरण देख लीजिए, 2020 में चीन में कोरोना शुरू हुआ, कई देश माने ये चीन का मामला है, हमें क्या करना है, वुहान में हुआ है, चीन समझे। देखते देखते पूरा विश्व कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ कि नहीं हुआ? तो एक देश का संकट, एक देश में नागरिक अधिकारों को अगर हनन हो रहा है, एक जाति एक धर्म पे हो रहा है, तो सिर्फ उससे संबंधित नहीं है। आज उसके साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो रहा होगा। मराठे चुप रहे, अंग्रेजों का साथ देते रहे, फिर वही मराठे जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। क्या हुआ? आपने एक जगह के अत्याचार को सिर्फ उस जगह से संबंधित समझा। भारत का सामाजिक सुधार आंदोलन भी अगर आप नजर डालेंगे तो कोई अपने धर्म में सुधार की बात कर रहा है, कोई अपने धर्म में सुधार कर रहा है। सर सैयद अहमद खां मुसलमानों में क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, आर्य समाज अलग हिंदुत्व जागृति की बात कर रहा है, शुद्धि आंदोलन चला रहा है, राजा राम मोहन राय अलग बात कर रहे हैं। लेकिन कोई सामाजिक सुधार आंदोलन में आपने ऐसा नाम नहीं सुना कि कोई एक सर्वधर्म सामाजिक सुधार आंदोलन चला हो 19वीं शताब्दी में, जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु और विशेषज्ञ और महान लोग मिलकर के कह रहे हो कि भारत के लिए सभी धर्म बराबर हैं और सबके अंदर एक सामाजिक चेतना और एक मानवता के धर्म का विकास किया जाए। प्रमाण क्या हुआ? 1947 का विभाजन। यह सामाजिक सुधार आंदोलन की कमी थी कि हमने सर्वधर्म समभाव सामाजिक सुधार आंदोलन पे काम नहीं किया। डॉक्टर लोहिया की कही बातें वर्तमान भारतीय शासन व्यवस्था पर सटीक बैठती हैं। आज देश में गैर बराबरी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, जातिवाद, क्षेत्रवाद और आतंकवाद जैसी समस्याएं गहराई हुई हैं। यह सही है कि देश तरक्की का आसमान छू रहा है, लेकिन नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों में व्यापक गिरावट के कारण अमीरी गरीबी की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट, वापस से कह रहा हूं, पढ़िएगा किस प्रकार से भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती चली जा रही है। शासन यानी गवर्नेंस
और इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर इनका क्या विचार था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। लोहिया ने बेहतरीन समाज निर्माण के लिए सत्ता तंत्र को चरित्रवान होना जरूरी बताया है। यानी सिर्फ पार्टीगत हित जरूरी नहीं है, आपका चारित्रिक विकास और चरित्रवान होना भी जरूर है। यानी अगर राजनीति है और उसमें धर्म के साथ साथ नैतिक मूल्यों का जुड़ाव नहीं है, क्योंकि धर्म से जुड़ाव नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ाव सिखाता है। अगर धर्म के बिना राजनीति है तो वो भी क्या होगी, दूसरी दिशा में चली जाएगी। महात्मा गांधी धार्मिक चेतना और वो भी धार्मिक नैतिक चेतना के साथ राजनीति के विकास की बात करते हैं, वही लोहिया का भी मानना है। उनका निष्कर्ष था कि सत्यनिष्ठा, न्याय प्रियता पर आधारित शासन तंत्र ही लोक व्यवस्था के लिए श्रेष्ठकर साबित हो सकता है। लोहिया भारतीय भाषाओं को समृद्ध होते देखना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि भारतीय भाषाओं के समृद्ध होने से देश में एकता मजबूत होगी। लोहिया का दृष्टिकोण विश्वव्यापी था। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने के लिए महासंघ बनाने का सुझाव दिया। आज भी यदा कदा इस पर बहस जारी है। उन्होंने भारत की सुरक्षा को लेकर हिमालय नीति बनाई, यानी सिक्योरिटी। देख रहे हैं आप, ये सिक्योरिटी का पोर्शन जीएस पेपर 3 में आएगा, आंतरिक सुरक्षा। तो उनमें इनका क्या कहना है, भारत की सुरक्षा को लेकर हिमालय नीति बनाई, जिसका उद्देश्य था नेपाल, भूटान, सिक्किम आदि उत्तर पूर्व के छोटे छोटे देशों में बसने वाली आबादी के साथ भाईचारे के संबंध बनाना तथा भारत की उत्तर सीमा पर स्थित प्रदेशों में लोकतांत्रिक आंदोलनों को मजबूत कर भारतीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी भारत ने इसको किया कि नहीं किया। सोगौली की संधि 1816 भारत ने और अंग्रेजों और नेपालियों का संधि हुआ, लेकिन भारत सदा नेपाल के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति और नेपाल की भौगोलिक स्थिति दोनों को एक दूसरे का मित्र होने के लिए विवश करते हैं। क्योंकि नेपाल पहाड़ियों से घिरा हुआ देश है, कई सौ किलोमीटर की यात्रा करके चीन से तो संबंध स्थापित कर नहीं सकता। पर्वतों को, इतनी ऊंचे ऊंचे पर्वतों को काट करके रेल लाइनें और सड़कें बराबर तो बिछाई जा नहीं सकती, समुद्री मार्ग तो है नहीं, तो भारत के साथ उसका जुड़ाव तो प्रासंगिक है, होना ही चाहिए। भारत भूटान के नरेशों के साथ किस तरह मिलकर के रहता है, चुंबी घाटी याद करिए, डोकलाम विवाद याद करिए, चीन उस पर हमला कर रहा था, अपनी बेस बना रहा था, भारत ने भूटान का सहयोग किया, डोकलाम विवाद सुलझा। नेपाल के साथ लगातार संघर्ष था, चीन के विदेश मंत्री आकर के वहां के राजनीतिक चेतना में इधर उधर के 3-5 काम कर रहे हैं। भारत का उसमें हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ। तो भारत लगातार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, ऊर्जा संसाधन, इन सब पे, जल विद्युत परियोजनाएं नेपाल के साथ कितनी स्थापित हो रही हैं। जनकपुर को जोड़ा जा रहा है, बिहार से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है, भूटान में कितने जल विद्युत परियोजनाएं लेकर के आई जा रही हैं। हम म्यांमार के साथ अपने संबंध अच्छे कर रहे हैं, हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे हैं। ये सभी लोहिया के चेतना और उनके सिक्योरिटी और आईआर पे जो उनकी चेतना थी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, उसका परिचायक है। उन्होंने चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में लेने की घटना को शिशु हत्या करार दिया। नागरिक अधिकारों को लेकर लोहिया का दृष्टिकोण साफ था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा को अनुचित मानने का मतलब होगा भक्त प्रहलाद, चारवाक, सुकरात, थोरोग और गांधी जैसे महान सत्याग्रहियों की परंपरा को नकारना। यानी अगर कोई आज सत्याग्रह कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है, संसद अगर उसका नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है, तो सड़कों पे खड़ा होकर के अपनी बातें करना चाहता है लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से, अगर इसका आज कोई विरोध कर रहा है तो वो गांधी को भूल रहा है, वो सुकरात को भूल रहा है, वो चारवाक के दर्शन को भूल रहा है।
वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल रहा है, उस पर आज अत्याचार नहीं हो रहा है तो दूसरे पे अत्याचार उसको भला लग रहा है। कल वही अत्याचार उस पे होगा, तब वो कहेगा कि मीडिया मुझे कवर नहीं कर रहा है, हमारी समस्याएं नहीं दिखा रहा है। ये भारत की चेतना है कि भारत ने इस मातृभूमि को, इस मातृभूमि पे रहने वालों को सत्याग्रह जैसी चेतना दी है। ये गांधी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। और लोहिया जैसे लोग अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे, जिन्होंने कहा था कि जब सरकारें आपकी आवाज ना सुने और संसद आपकी आवाज ना सुने तो सड़क ही रास्ता बचता है। उन्होंने सील नाफरमानी को न मानना सशस्त्र विद्रोह को आमंत्रित करना माना था। अब इस टॉपिक पे अगर देखें तो संभावित प्रश्न क्या हो सकता है, तो इस टॉपिक पर संभावित प्रश्न हो सकता है लोहिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार पर। चलिए आज के इस एपिसोड में यहीं तक। लेकिन क्या इस एपिसोड को आपने जो अभी देखा, लोहिया का व्यक्तित्व, उनके लोकतंत्र, उनका समाजवाद, उनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे विचार, भारत की सामाजिक चेतना, जातिगत भेदभाव पे विचार, ये सब अगर प्रश्न बने यूपी पीसीएस के मेंस पेपर में तो कैसा बन सकता है, उसका कुछ उदाहरण मैंने लेक्चर के दौरान दिया। अब मैं आपको एक अलग से प्रश्न दे रहा हूं जिसको लिख के कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करने का प्रयास करिएगा। वो प्रश्न ये है, लोहिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार स्वतंत्र भारत के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता में उनके योगदान। चर्चा कीजिए। यानी लोहिया का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था वो जितना इंपॉर्टेंट था, वहीं उनका जो विचार है समाज पे, अर्थव्यवस्था पे और राजनीति पे, वो भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। तो उनके विचारों पे बात करनी है, देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। चलिए देखते रहिए आकार आईएएस यूट्यूब चैनल, और लगातार ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है तो पहुंचिए आकार आईएएस के मेन ब्रांच अलीगंज में, लखनऊ में। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी हर एक चेतना को उत्कृष्ट बना देंगे, ताकि आपके अंदर उठने वाली हर जागृत प्रश्न का जवाब आपको सही मायनों में मिले और आप एक बेहतर उत्तर लिख करके आएं और बेहतर व्यक्तित्व के साथ इंटरव्यू सेशन क्लियर करके फाइनल लिस्ट में अपना नाम शामिल करें। देखते रहें आकार आईएएस, अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाते रहें। रहबर नवाज का सलाम, नमस्ते, आदाब, जय हिंद, जय भारत।